ट्रैक में? हर्षित, तौहीद, कैस्पल। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने शुरू किया था। जस्ट एक बार और रिकॉल करा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमने दो कंडीशंस लिखी थी। एक ये लिखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थ्योरी तो मैंने डिस्कस कर ली थी ना इसकी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। हमदा ये दोनों मिक्स्ड हैं। जो आप वहां कर रही थी वो आपको यहां मिल जाएगा, बस थोड़ी थ्योरी के साथ। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या तो आप ऐसे लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, या आप ऐसे लिखो, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट इन दोनों ही कंडीशंस के लिए जरूरी यह है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो आपके सिस्टम में। फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कोई फोर्स नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, किसी और तरह की कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं होगी अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन है, कोई डिसिपेटिव फोर्स आपके सिस्टम में, तो आप कैसे लिखोगे? आप इसे ऐसे लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर फ्रिक्शन था तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और अगर किसी और टाइप की भी फोर्सेस हैं तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। तो ये तब है जब आपके सिस्टम में फ्रिक्शन आ जाए और आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही आंसर निकालना चाहते हैं, तो ये होगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए, सीधे सीधे एग्जांपल्स हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा देंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉल है मास m की, कुछ h हाइट से आप इसे ड्रॉप करते हैं। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी हमें चाहिए। वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो देखो, अभी यहां कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन। आप सिंपल ऐसे लिखाओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं पूरा लिखकर दिखा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली आपकी बॉल रेस्ट में थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बॉल ग्राउंड पर आ गई, कोई हाइट नहीं है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली ये कुछ हाइट पर थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर मिल गया 2gh,
V आ गया √/2g/h0। ये सिंपल सी कहानी। ये तो एग्जैक्ट मेथड है, ये आपको आना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में तो तुम डायरेक्टली सोच सकते हो। तुम सोच सकते हो भाई यहां जब बॉडी थी तो रेस्ट में थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। ग्राउंड पर आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई, मोशन में आई तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो आप डायरेक्टली यहां से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आपको लिखना आना चाहिए। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए इतना लिखिए। इतना लिख लीजिए, फिर हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस और। हाँ भाई, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया है कि आपको एक प्लेन दिया है, स्मूथ प्लेन है, एक स्प्रिंग लगी है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक कार आ रही है, दिस कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, हेयर स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। ये कार जाकर स्प्रिंग से कोलाइड कर देती है, तो वो आपसे कहता है मैक्सिमम ये इनिशियल है, इनिशियली कार आ रही थी v वेलोसिटी से, स्प्रिंग से कोलाइड करेगी। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कार का मास कैपिटल M मान लेते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम compression in spring when car collide। सो जब ये कोलाइड करेगी, जैनब अभी रुकिए, अभी दिखाएंगे। जब ये कार इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड कर जाएगी तो कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो होगा ये, अगर मैं फाइनली इसको ड्रॉ करके दिखाऊं ना आपको, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस कर जाएगी और कार यहां आकर रुक गई। स्प्रिंग पहले यहां थी, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आया, जो मैक्सिमम कंप्रेशन आया स्प्रिंग में, दैट मैक्सिमम कंप्रेशन इज एक्स। तो यहां हुआ क्या, कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप लिख सकते हैं कार की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx², हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, x² आ गया, इट्स mv² डिवाइडेड बाय k। तो यहां से आपको x मिल गया, इट्स v√/m/k। और अभी ये जो प्लेन दिया हुआ है ना, इट्स अ स्मूथ प्लेन, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, या कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहां फ्रिक्शन हो जाए तो बताओगे क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्या लगता है आपको? अगर यहां पर फ्रिक्शन भी आ जाए तो क्या एनर्जी कंजर्व होगी? नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन आएगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। वो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिपीट सेम क्वेश्चन if coefficient of friction between tire and road is mu। अगर टायर और रोड के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपको कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो देखिए, उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और अगर कोई फोर्स होती तो उसका वर्क।
काइनेटिक एनर्जी में चेंज आप कैसे निकालोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। भाई शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल्स में आप सीखोगे, उसके बाद फिर आप ही सॉल्व करेंगे अगले आधे घंटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। भाई इतना याद होना चाहिए कि फ्रिक्शन और बॉडी का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मींस अगर ये रफ होता और बॉडी राइट में जा रही है, फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो फ्रिक्शन, बॉडी राइट में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट यहां कवर कर रही है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए एंगल इज 180 डिग्री। फाइनली बॉडी रुक गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली कार मूव कर रही थी तो हाफ mv²। फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है तो हाफ kx²। इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट में थी तो 0, और इसे आप लिख सकते हैं cos 180 इज माइनस है। और यहां जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कार, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जितना स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, माइनस एफ एक्स। यहां से लेकर और यहां तक के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं। तो यहां थी कार और फिर कार यहां पहुंच गई, कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना कंप्रेशन स्प्रिंग में आया। वैल्यू रख दीजिए माइनस हाफ mv² प्लस हाफ kx² इज माइनस ऑफ एफ एक्स। सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए। So you have fx minus half mv² plus half kx² is equal to 0। ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। यहां से आप चाहें तो x कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये दो सिंपल एग्जांपल्स थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ये तब था जब फ्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये वो एग्जांपल है जहां फ्रिक्शन भी है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको करना पड़ेगा। चलिए इतना लिखिए, इसके बाद अब 2-4 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और आप करोगे भी। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए इसके बाद क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A particle of mass m is released अच्छा अच्छा लिखिए, लीजिए जैनब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए हार्दिक, जल्दी जल्दी लिखिए। Particle of mass m is released from position A find velocity
when it reached point B. So ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, length of the string is L and this angle is theta. चलिए करिए। सॉल्व करिए, बताइए मुझे क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है कैस्पुल भाई, कैस्पुल का आंसर सही है। और किसी का कुछ? ठीक है वजाहत। 19 में से 2 बच्चों के आंसर है, दोनों के ठीक है। और किसी का कुछ? ठीक है राशिद सही आ रहा है। राशिद आप शायद अंडर रूट भूल गए, शायद अंडर रूट भूल गए। अरे बाकी को क्या हो गया? मोमिना, मेघना, मदिया भाई, बस ये मैंने स्टार्ट किया है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने रिवाइज कराया था थोड़ा सा। उसके बाद ये था ये थर्ड स्लाइड है। हर्षित का ठीक है। अस्का इतना टाइम तो नहीं लगेगा। हाँ मेघना ठीक है, आप शायद जी भूल रही है ना। यस मदिया ठीक है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, ये भी नहीं होके दे रहा। अरे यार देखो ये यहां है, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि यहां ग्राउंड से इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये हाइट कितनी है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी सिखाया था, मैं दोबारा सिखा रहा हूं। टोटल जो लेंथ है वो है एल। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनस, ये बेस, बेस होता है एल कॉस थीटा। इतना याद रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस गिवन है तो परपेंडिकुलर एल साइन थीटा होगा, बेस एल कॉस थीटा होगा। ये बेस हो गया। तो ये हाइट निकाल दी यहां से, ये हाइट कितनी है? एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां था ए से जब बी में आया तो ए में थी पोटेंशियल एनर्जी, रुका हुआ था। बी में आया, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लगा सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर कितना आ गया? दैट्स 2gh रूट। एच कितना होगा? एल इंटू एल माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज योर वी है ना, 2gh। एच कितना है? एल माइनस एल कॉस थीटा। सो वी आ गया रूट ओवर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। भैया हुआ सबसे? अब जैनब, मोहम्मद आजम, मानसविन, मेत्री, अरे ट्राई तो करो। तुम लोग तो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे हो। दिव्यांशी, ओके चलो नेक्स्ट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। खैर न्यूमेरिकल के साथ धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं टफ कर रहा हूँ इसे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं इसका।
दिव्यांशी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगी? क्वेश्चंस नहीं मिल रहा मुझे। चलो भाई, इसे करके देखो। तुम लोगों को 5 मिनट 10 मिनट तो लग जाते हैं फॉर्म में आने में। ब्लॉक ऑफ मास एम, अरे करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही तो आपको इक्वेट करनी है। स्ट्राइक्स अ लाइट पैन। भाई जहां आप अटक रहे हैं ना न्यूमेरिकल में, चैट रूम तो है, पूछते चलो मुझसे। इसका इंतजार मत किया करो कि मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा फिर आप कॉपी करेंगे। fitted with vertical spring after falling through distance h. If stiffness of spring is K, find maximum compression. Find maximum compression of the spring. Maximum compression of the spring. चलिए करिए। करिए भाई, इसे सॉल्व करके बताइए मुझे कितना कंप्रेशन आ रहा है। नहीं अस्का, गलत है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आपने करी है। देखिए कि क्या गलती है इसमें। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आपने करी। वजात सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो जो अस्का ने रिपीट करी है। खैसपल, आप भी वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं जो आपसे दो सीनियर्स ने करी है। कोई तो है जो अलग सोचता है। दिव्यांशी करो से। एक मिनट नहीं, 2 मिनट लो। मदिया क्या हो गया, इतना लेंदी नहीं है। नहीं राशिद, गड़बड़, सब एक ही गलती रिपीट करो। -1 और दो की छुट्टियां, सॉल्व तो करो। मेघना आपका भी गलत है। जितने भी है ना, सब एक गलती कर रहे हैं। नहीं अर्षद, यस वजात, अब सही है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम कर सही रहे हो। चलो भाई सुनो जरा। तो ये एक पैन है। देखो जैनब बड़ा सही करती है। जैनब के साथ बड़ा अजीब सा केस है। जैनब को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दो तो नहीं होते उससे, है ना जैनब? और ये जो टफ जो किसी से नहीं होगा वो जैनब सॉल्व कर देती है।
तो ये एक स्प्रिंग है, यहां एक बॉडी रखी है मास m की, इस पैन से मोमिना आप ठीक कर रही हैं कुछ, इस पैन से कुछ h हाइट के ऊपर आपने इस मास को रख दिया। अब जब ये मास गिरेगा, पैन को स्ट्राइक करेगा, तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो हुआ क्या, जब इस पैन के ऊपर मास गिरा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। किस अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई? स्प्रिंग कंप्रेस हो गई कुछ एक्स अमाउंट, और मास यहां आ गया। अब आपको सॉल्व करना है कि स्प्रिंग में ये कंप्रेशन हुआ कितना। तो यहां पर देखो अगर आप, तो ये इनिशियल है एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अगर आप इनिशियल और फाइनल को बहुत तरीके से कंपेयर करेंगे, आपको दिखेगा इनिशियली और फाइनली सिस्टम आपका रेस्ट में, पहले ये बॉल एच हाइट पर रेस्ट में थी, ये पैन रेस्ट में था, बाद में पैन एक्स अमाउंट से कंप्रेस होने के बाद भी रेस्ट में आ गया, मास भी रेस्ट में है, इनिशियली भी रेस्ट में है, फाइनली भी आपका सिस्टम रेस्ट में। तो आप कर क्या सकते हैं, यहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां कहीं फ्रिक्शन नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी देखिए शुरू और आखिर में दोनों में जीरो है, जो भी करना है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ करना है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए भाई, इसको मैं मान रहा हूं दिस इज जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां से मैं मेजर कर, इसके कंपेरेबल मास एक्स डेप्थ में चला गया, तो मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस एम जी एक्स। सिखाया था ना, रेफरेंस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, माइनस एम जी एक्स हो गया। स्प्रिंग जो है आपकी वो एक्स अमाउंट से कंप्रेस कर गई, इट्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस। अब इनिशियली क्या था देखिए जरा, इनिशियली स्प्रिंग तो कंप्रेस नहीं थी, तो स्प्रिंग की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन मास जरूर कुछ एच हाइट पर रखा हुआ है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी रखी होगी mgh इज इक्वल टू, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा, स्प्रिंग एक सेकंड, ये फाइनल है और ये इनिशियल, ये पूरा फाइनल है और ये आपका इनिशियल। तो यहां से आपको मिल गया माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तब जाकर आपको वैल्यूज मिलेगी। अब आप में से देखो कॉमन मिस्टेक जो सब कर रहे थे, आप इस पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाते हैं, mgx भूल जाते हैं। आप क्या करते हैं, ये mgh था, स्प्रिंग x अमाउंट से कंप्रेस हो गई तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, दोनों को इक्वेट कर लिया, इसे भूल जाते हैं आप। भाई अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये x नीचे भी तो गया ना, यहां भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ये मिस हो रहा होता है। चलिए लिखा आप लोगों ने, समझ में आया ये कहां गलती कर रहे थे, आगे बढ़े फिर। समीरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं मां, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं कि मैकेनिक्स का पार्ट कम बचा है, तो वीक में 2 दिन मैकेनिक्स कर रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे, और 3 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे।
तो होगा कुछ ऐसा कि जो आप मैकेनिक्स में कर रहे हो उसे एज इट इज आप इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करेंगे। जो भी आप मैकेनिक्स में कर रहे हो एज इट इज आप उसे इलेक्ट्रोस्टैट में यूज कर रहे होगे। आपको दिख जाएगा कि कनेक्शंस कहाँ कहाँ पर है। तो शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में मैकेनिक्स की मैंने आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सारी चीजें सिखाई थी और कल हमने यूज भी कर लिया था। चलिए एक और क्वेश्चन करें ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। इतना तो आपने कर लिया। थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूँ हाँ? तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कि ये दिया क्या है। तो ये है एक ब्लॉक M2। इस ब्लॉक M2 से यहां तक एक पुली जा रही है। ये स्ट्रिंग नीचे गई, एक पुली और अटैच कर दिया और इसको आपने यहां इस सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। ये आपने यहां पर मास M1 लगा दिया। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम इज released from rest and block of mass M1 is found to have speed v after it has descended through distance x. Find coefficient of friction between block and table. अगर इसे तुम लॉस ऑफ मोशन से करने बैठ गए ना तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसे तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक हिंट दे रहा हूं मैं, उस हिंट को यूज कीजिएगा। वो हिंट कहता है व्हेन M1 descends by x, M2 moves by 2x। वैसे आप अपने लॉजिक से भी इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हिंट है, इसकी आपको जरूरत पड़ जाए। चलिए करके दिखाइए मुझे क्या आंसर आ रहा है, फ्रिक्शन कितना आ रहा है आपका। करिए आराम से करिए, तो थोड़ा सा टाइम लेगा।
अभी आया कुछ किसी का? नहीं हो रहा, मैं सॉल्व करूं? चलिए, किसी से नहीं हो रहा। चलिए हर्षित 2 मिनट लीजिए। वजाद, अस्का, मेघना, तो आज तो एक भी आंसर नहीं आया। हम्म। चलिए भाई, ये किसी का नहीं आ रहा, सॉल्व करते साथ। देखिए सुनिए, ये इनिशियल है ना सिस्टम में आपका, सब कुछ रेस्ट में है। इसे आप मान लीजिए ये आपका जीरो है ना, जहां से आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर। तो देखिए इनिशियली तो आपका जो सिस्टम था, आपको चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये काम क्यों ना करें, को जीरो मान लें, यहां जीरो मान लें, पोटेंशियल एनर्जी का आसान नहीं हो जाएगा क्योंकि इस वाली लेंथ तो गिवन ही नहीं है। इसे जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसे भी नहीं मानते, इसे भी नहीं मानते, इसे जीरो मानते। ये जो मास की पोजीशन है, यहां से मैं हाइट मेजर करूंगा, इसे मैं मान रहा हूं जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जहां से मैं हाइट डेप्थ सब मेजर करता हूं। अच्छा, यहां से भी एक परेशानी आ जाएगी कि ऊपर वाले की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे जीरो मान दो, इसे जीरो मान दो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus final potential energy minus initial potential energy is equal to the work done by friction। अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे, फाइनली तो ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों जो मूव करेंगे सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये v वेलोसिटी से गया, सो ये भी वेलोसिटी से जाएगा जो आपको यहां गिवन है। तो आप लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1v² प्लस हाफ m2v²। इनिशियली तो जीरो था। अब जब आप अभी मैं चेक कर रहा हूं, खैसपल, हर्षित और वजाहत का आंसर है, अभी चेक करते हैं। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, यस 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 यस, अस्का सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं अस्का, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी वेलोसिटी 2v होगी, यहाँ वेलोसिटी 2v है। तो ये आया 2v का स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये x डिस्टेंस से नीचे आया ना,
तो ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एम जी एक्स चेंज आया होगा भाई, इससे ये एक्स नीचे चला गया और यहां था यहां आ गया माइनस एम जी एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब आप लेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट बनेगा। तो ये आया हाफ m1v² हाफ m2 इंटू 4v² माइनस mgx। फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू एम जी एक्स कॉस 180 माइनस, और ये m कौन सा हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, और ये क्या था, m1 था। तो ये आया आपका हाफ m1v², हाफ, इसे यहां से कैंसिल कर देते हैं, ये आया ट्वाइस ऑफ m2v² माइनस m1gx माइनस ऑफ म्यू m2gx। तो अब जब आप वैल्यू रखोगे भाई, m1 और m2 में कोई रिलेशन दिया है, m2 दिया है 4m1, तो इसे मैं लिखता हूं हाफ m1v² प्लस 2m2v², m2 इज 4m1। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा हाँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी तो 2x है। प्लस 2 इंटू 4m1 इंटू v² माइनस m1gx is equal to minus of mu 4m1 g इंटू 2x। तो ये कितना आ गया, m1v² by 2 प्लस 8m1v² माइनस m1gx माइनस ऑफ 8 म्यू m1gx। सो कैलकुलेट क्या करना है, म्यू कैलकुलेट करना है, इसे राइट में ले जाता है। इसे अगर मैं एलसीएम ले लूं, सो दिस इज 17 m1v²by 2 is equal to m1gx minus 8 mu m1gx। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आया आपका, इट्स 8.5 m1v² is equal to m1gx 1 minus 8 mu। इसे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, सो इट्स 8.5 m1v² divided by m1gx is equal to 1 minus 8v। सो यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं। वही मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, लेंदी कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप, इसको हम लेफ्ट में रह जाते हैं, इसे राइट में ले आते हैं। तो देखिए, एक तो ये कि m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 8 म्यू is 1 minus 8.5 v² divided by gx। So you have mu, which is 1 by 8, 1 minus 8.5
वी स्क्वायर बाय जी। सो ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। चलिए इसको लिखना शुरू कीजिए, एक न्यूमेरिकल और करेंगे। इसे लिख लीजिए, जब हो जाए तो बताइएगा। एक न्यूमेरिकल और करेंगे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बहुत कुछ हो गया। इसे लिख लीजिए, पावर डिस्कस करते हैं, फिनिश करते हैं इसे, सर्कुलर मोशन करेंगे फिर उसके बाद। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइएगा मुझे। कैस्पल आपका गलत आ रहा है, आप जो कर रहे हैं। हाँ मदिया देखो, अगर इस मास को x डिस्टेंस से नीचे आना है ना, x डिस्टेंस से नीचे आना है, तो ये x डिस्टेंस से नीचे तो तभी आएगा जब x यहां से भी नीचे आ रहा हो स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग x यहां से भी नीचे आ रही हो। अगर ये दोनों साइड से x नीचे आना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब m2 यहां से यहां तक 2x से मूव कराओ, क्योंकि जितना m2 मूव कर गया वही दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मींस अगर ये m2 4 मीटर मूव करता है तो ये 2-2 मीटर डिवाइड होगा। अगर ये m2 10 मीटर मूव करता है तो ये 5-5 मीटर डिवाइड हो जाएगा। तो जितना m2 मूव कर गया वही यहां पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है यहां जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, दोनों पार्ट्स को नीचे आना है। अगर इसे x से नीचे आना है तो ये भी x से नीचे आएगा, ये भी x से नीचे आएगा। एक्स्ट्रा वो स्ट्रिंग आ कहां से रही है? m2 के मोशन से, इसीलिए कह रहे हैं ये x से जाएगा। हाँ, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा वही वेलोसिटी में होगा। आप ऐसे लिख रहे हो ना, s2 इज ट्वाइस ऑफ s1, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो v2 इज ट्वाइस ऑफ v1। चलिए इसे लिखिए, अब पावर देखते हैं। टेंशन क्यों नहीं लिया भाई? जब यहां पर आप लिखते हो ना वर्क डन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, m1 में टेंशन 2t होगा। हाँ, ऊपर दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन एक्ट करेगा। मतलब अगर आप टेंशन और आप सारी फोर्सेस लेना चाहती हैं तो फिर तो आप लॉज ऑफ मोशन वाली टेक्निक से इसे सॉल्व कर रहे हो ना। लॉज ऑफ मोशन की टेक्निक से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप फोर्स निकालोगे, फिर आप एक्सीलरेशन निकालोगे, फिर आप वेलोसिटी निकालोगे, तब जाकर आपके कुछ कनेक्ट करोगे। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले रहे हो तब तो आप एनर्जीज लेंगे। फ्रिक्शन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसलिए लिखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दो अलग अलग अप्रोच है, एक एनर्जी की अप्रोच है, एक फोर्स की अप्रोच है। अगर आप फोर्स की अप्रोच से आएंगे तो सिर्फ टेंशन क्यों, आपको वेट भी तो लेना होगा, वेट भी तो एक्ट कर रहा है। तो मैं अभी उस अप्रोच पे नहीं जा रहा, वो अप्रोच आपने लॉज ऑफ मोशन में करी थी, अभी तो हम एनर्जी की अप्रोच से कर रहे हैं। जी आजम, दोनों में m1 में टेंशन 2t होगा, दोनों साइड टी टेंशन एक्ट कर रहा होगा। चलिए भाई इतना लिख लिया आप लोगों ने, इसको भी लिख लिया, इसको लिख लीजिए, फिर पावर डिस्कस करते हैं। आज पावर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट देखिए पावर। देखिए पावर क्या होगा, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यस -1। अच्छा अच्छा, देखिए
पावर को करने के बाद ना फिर हम मल्टीपल पुली वाली प्रॉब्लम्स में आएंगे, वहां पावर यूज करते हैं। मल्टीपल पुली की प्रॉब्लम्स में पावर यूज होती है, तो फिर हम दोबारा मल्टीपल पुली की प्रॉब्लम्स में आएंगे। हो गया हमारे इसमें? अच्छा, राइट में ही तो है ना, इसके राइट में ही तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट पावर डिस्कस करते हैं। अभी अभी आता हूँ हर्षद, आप जो भी पूछे मैं जरा पावर निपटा दूं। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। सो पावर की जनरल जो डेफिनेशन है, पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन और टाइम का जो रेशियो होगा, इस रेशियो को पावर कहते हैं। पावर को आप कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पावर स्केलर क्वांटिटी है, अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे। पावर की जो एसआई यूनिट होगी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, और इसे आप वॉट भी कहोगे, इट्स जूल पर सेकेंड और वॉट। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पावर एवरेज भी हो सकती है, पावर इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। एवरेज पावर, एवरेज पावर देखो आप कैसे लिखोगे। एवरेज पावर, अगर कुछ डेल्टा टी टाइम में वर्क डन हो रहा है तो ये एवरेज पावर होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इस रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा, एफ डॉट बी। अब कुछ यूनिट्स और पावर की होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक यूनिट होती है इसे कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होगा दैट इज 746 वॉट के इक्वल होता है। अब एक एनर्जी की यूनिट हम यूज करते हैं 1 किलोवाट आवर। भाई ये 1 किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं है, एनर्जी की यूनिट है। इट्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज एनर्जी। देखो ना, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन या एनर्जी आ जाएगा। और ये होता है 3.6 इंटू 10 raised to the power किलोवाट में कितना होता है, 306। ये 1 किलोवाट आवर है। 3 यहां से आ जाएगा, 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 raised power 6 जूल। ये आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक मीटर में जैसे 1 यूनिट कहते हैं ना, वो बेसिकली 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर का जिसे आप 1 यूनिट कहोगे, दैट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। चलिए इतना लिखिए, जब हो जाए तो बताइए। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा पावर पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। वो है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब पावर के बाद नेक्स्ट देखिएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखिए।
भाई जैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे आप करेंगे, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसके बाद वाला मैं करूंगा। एक बॉडी है, इसका मास है 10 kg। हाँ, टेंशन टी एक्ट कर रही है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसे कोई तो एनर्जी कुछ तो होगा ना जिसे ऊपर खींच रहा होगा, टेंशन इसे ऊपर खींच रही होगी मास को। दैट मीन्स टेंशन कुछ पावर स्पेंड कर रही है। तो मुझे चाहिए पावर स्पेंट बाय टेंशन, टेंशन जो पावर स्पेंड करेगी इन t = 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में टेंशन ने जो भी पावर स्पेंड करी वो मुझे चाहिए। करके दिखा दो मुझे क्या आ रहा है आंसर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, कराइए करिए इसको जल्दी से। भाई वजाहत का आंसर सही आ रहा है, और किसी का कुछ? जैनब इसे तो करो, ये तो इजी है। या तुम इजी नहीं करती हो? माइक में ऑन कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, गलत आ रहा है राशिद, कैसपुल गलत आ रहा है। हर्षित का सही है, अस्का गलत आ रहा है। मनस्विन माइक यूज करना होगा इस बैच में, आई मीन चैट रूम यूज करना होगा। आयशा का भी गलत है, उस्मा का भी गलत है। हद हो गई यार, मतलब इतना आसान क्वेश्चन ये कल में 11th वाले बच्चों को करा रहा था, उनसे भी गलत नहीं हुआ था। वो भी 11th की वो बैच जो आखिर में बनती है। खैसपल का अब भी गलत है। पावर स्पेंट बाय टेंशन इन 2 सेकेंड्स, टेंशन नहीं पूछ रहा मैं। हद हो गई भाई, हद है। अरे भाई देखो, इस कदर आसान क्वेश्चन है। आयशा गलत, मेघना गलत। अबे क्या कर रहे हो तुम, पहले टेंशन निकालो। टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। हाँ, आजम का सही है, कैस्पल का अब भी गलत है। कैस्पल तेरे साथ भी यही हो गया, पता नहीं क्यों। कहीं टफ दो तो वो हो जाता है। 10 - 100 = 20, 100 + 20, tension is 120 Newton, this is the tension। टेंशन आ गई, अब वेलोसिटी निकालो भाई। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u+at, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। एक्स इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इज 2, टाइम इज 2, वेलोसिटी कितनी आ गई? 4। पावर क्या बताया था? फोर्स इंटू F.V। भाई मैं कह रहा हूं एक टाइम इंस्टेंट दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा हूं। पावर इज F.V cos θ। भाई फोर्स क्या है? टेंशन कितनी है? टेंशन 120। वेलोसिटी कितनी है? 4। देखो टेंशन भी ऊपर, बॉडी भी ऊपर जा रही है, वेलोसिटी भी ऊपर, एंगल इज 0। cos 0 को 1 कह देते हैं, पावर आ गया 480 वॉट। पावर इज 480 वॉट, ये पावर है भाई। हुआ ये? अरे हुआ, जिनसे गलत हो रहा था। चलो, जैनब ने करा था ये क्वेश्चन? नहीं करा था, इजी था इसलिए नहीं करा। टफ होता तो कर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए।
एक और करिए, चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद कुछ करना शुरू करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, वैसे भी आप ही करेंगे। अ मैन ऑफ मास 50 kg climbs up a staircase carrying a load of 10 kg। ठीक है, ऊपर जा रहा है। इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप staircase is 10 centimeter and he climbs 40 steps in 25 seconds. Find power put by man। चलो भाई कर दो जल्दी से, कोशिश करो गलत ना हो, आसान सा काम है। खैस्पल का कुछ आंसर आया, देखो खैस्पल का आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर्स वजाहत का सही आ रहा है। अस्का तुम्हारी स्पीड को क्या हो गया है? गलत है, कैलकुलेशन चेक करो उसका, या तो कैलकुलेशन गलत है या टाइपिंग में कुछ इशू है। हर्षित गलत आ रहा है, मेघना गलत है। चेक करो उसका कैलकुलेट गलत किया है या टाइप गलत किया है। उसका नीट तुम्हारे लिए स्पीड का है, तुम्हारे लिए परेशानी और किसी सब्जेक्ट की नहीं है, स्पीड। 50 मिनट 38 क्वेश्चन फिजिक्स के, दैट्स इट। नीट सबसे परेशान फिजिक्स में करता है, जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है उसके पास एक अच्छा एडवांटेज होता है नीट में। एक मिनट और वेट कर रहा हूं मैं आंसर्स के लिए। समीरा, समीरा तुमने वर्कडन तो सीखा था बच्चे, वर्कडन तो कैलकुलेट करो ऊपर जाने में। दिव्यांशी और मेत्री, तुम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि सब साफ बिल्कुल, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो। हाँ इसका अब सही है। मनस्विन तुम्हारा भी यही हाल लग रहा है कि बिल्कुल एग्जाम देने के बाद ब्रेन वॉश क्या था, फिजिक्स क्या था, वर्क डन सब साफ। हाँ हर्षित सही है तुम्हारा। ये एग्जाम के आफ्टर इफेक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं ना, एग्जाम देते ही सब कुछ दिमाग से गायब हो जाता है। तो एक आदमी है, हाँ मेघना अब सही आ रहा है, 50 kg का है आदमी, 10 किलो का वेट उठाकर ऊपर ले जा रहा है, तो ओवरऑल कितना उठाकर ले जा रहा है? 60 किलो, अपने आप को भी तो लेके जा रहा है। तो इसे और कितने स्टेप्स हैं? 10 सेंटीमीटर का एक स्टेप है और 400 स्टेप्स है।
तो जितनी हाइट पर ये जा रहा है वो हाइट कितनी है, 40 इंटू 10। आजम गलत आ रहा है, 400 सेंटीमीटर जा रहा है, जिसे मैं 4 मीटर लिख रहा हूं। टोटल मास कितना लेके जा रहा है, अपना मास उठाकर लेके जा रहा है और 10 किलो और रख दिया, 60 किलो लेके जा रहा है। कितना वर्क डन करना होगा ऊपर जाने में, mgh। इससे ज्यादा आसान कोई टीचर क्या दे सकता है? 2400 जूल। ये वर्क डन आ गया इतना, 2400 जूल। कितना टाइम लगा? 25 सेकेंड्स लग गए। पावर कैसे निकालोगे 25 सेकेंड्स में? वर्क डन बाय टाइम। 2400, 25, 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। पावर कितना आ गया? 96 वॉट की पावर आ गई। ये सीधी सी कैलकुलेशन। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ होती है, वो होती है कि आप बॉडी के उस आदमी का अपना वेट नहीं काउंट करते। मतलब ये भूल जाते हैं कि उसे अपने आप को भी तो ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा, अपना वेट नहीं काउंट करते। चलिए एक और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये भी आसान है, इसके बाद से थोड़ा सा चीजों को टफ करना शुरू करेंगे। ये भी बहुत आसान है, इसे भी करके दिखा दो। फास्ट ट्रैक कोर्सेज में ना यही मसला होता है, ज्यादा क्वेश्चंस मैं करा नहीं पाता। A car of mass 500 kg moving with speed of 36 kilometer per hour in a straight road unidirectionally। हाँ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता। double its speed, double its speed in 1 minute। Find the power delivered by the engine। Find the power delivered by the engine। करो, ये भी बड़ा आसान सा है। ये तो सबसे हो जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सबसे हो जाता है। बहुत बढ़िया, हर्षित बिल्कुल सही आ रहा है। हर्षित का सही है। अस्का का सही है। ख्यासपल आप गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। तौहीद बिल्कुल सही आ रहा है। अस्का, ये स्पीड चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, 35 सेकंड। वजाज गड़बड़। बेहतरीन, छोटी सी मिस्टेक है, ढूंढो का है। मेघना बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो भाई सुनो। हाँ वेरी गुड ज़ैनब, ये सही आ रहा है।
मास, हाँ मेत्री अब सही आ रहा है। मास ऑफ द कार इज 500 kg। हाँ, इसकी जो स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज v1। बाद में कहता है डबल कर दी, ये तो कह रहा है डबल कर दी, 20 कर दी। टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड्स लग गया ना। कहता है पावर निकाल दो, बहुत आसान काम है, वर्क डन निकाल दो। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। और पावर हो जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। आजम गलत आ रहा है, क्या करता है आजम? क्या कैलकुलेशन है तुम्हारी, बताओ मुझे। इतनी गलतियां करोगे ना तो सारी मेहनत तो नेगेटिव मार्किंग में चली जाएगी, बचेगा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और होती है आप लोगों से, कैलकुलेटर यूज मत करा करिए। कैलकुलेटर बहुत नुकसान देता है आप लोगों को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप घर पर कैलकुलेटर यूज करें और एंट्रेंस में बैठते ही एकदम आप में कुछ नया आ जाए और वो धड़ाधड़ कैलकुलेशंस करना शुरू कर दे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कई सालों से। आप कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। आप एग्जाम में स्पीड नहीं बन पाती, मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशंस में। तो ये था, उस्मा का भी सही आ गया था। भाई बताइए, हुआ इतना? चलिए थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड उठाते हैं, तो बड़ा सीधा सीधा सा था, थोड़ा सा ना इसको टेढ़ा करें। कुछ है मेरे पास ऐसा। अच्छा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ और करा दूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसे कर दो। कार ड्राइव्स, और एक मुझे और डर रहता है कि अक्सर आजकल बच्चों को ना ये गूगल करने का बड़ा शौक चढ़ गया। क्वेश्चन दिया, उसकी इमेज ली और फौरन गूगल पे डाल दिया, वो कहीं ना कहीं तो ढूंढ कर दे देगा। डाउट कुछ कोई नहीं देगा तो डाउट नेट तो ढूंढ के दे ही देगा उसे। भाई वो आपकी सेल्फ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन क्लास में मत हेल्प लीजिए। अगर आपको ऐसी हेल्प लेनी है तो मुझे आप बता दिया करिए, मैं आपको पीछे से आंसर बता दूंगा, अभी चैट रूम के अंदर बता दूंगा आपको आंसर क्या था। फायदा थोड़ी ना होता है उससे। 1.5 घंटा है, दिमाग चलाओ, उसके बाद जब प्रैक्टिस करने बैठो कहीं अटक जाओ तब हेल्प लो सारी चीजों की। अच्छी बात है, रिसोर्सेस काम की चीज है। और ये ना अंदाजा लग जाता है कि कौन कहाँ से हेल्प ले रहा है। ठीक है, मुझे देख नहीं रहा, वो बहुत सीधा सीधा सा सीक्वेंस होता है, वो बता देता है कि अच्छा ये कहीं से हेल्प ले रहा था। ऐसी कोई चीज मत करो अभी जो तुम एग्जाम में नहीं कर सकते। मैं देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, कईयों ने तो सॉल्व भी कर दिया होगा इसे। बस बता दो मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ?
अस्का गलत आ रहा है, आयशा गलत है, अस्का देखो कहाँ गलत सोच रही हैं आप। तौहीद गलत है, वजाहत गलत आ रहा है, जैनब का सही है, बिल्कुल जैनब सही कर रही हैं, मोमिना का गलत है, जी अस्का अब सही है। अस्का अब जो टाइम है ना बच्चे, उसमें इतनी भी गलती नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे ही पिछले साल तक होती कोई बात नहीं, अब वो टाइम गुजर चुका है, बिल्कुल बस लास्ट मोमेंट है सारी 2 साल की मेहनत का। आजम आप गलत कर रहे हैं अब भी। यस मित्री सही आ रहा है, मेघना गलत है, चलिए मैं सॉल्व करूं इसे। मनस्वन चलो फाइनली सॉल्व तो किया, सॉल्व तो करा आपने लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। पावर कांस्टेंट है ना, पावर को ऐसे लिखते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, गलत आ रहा है कैस्पल, पी कांस्टेंट है, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी विच इज इक्वल टू पावर, एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी ओवर डी टी इंटू वी इज इक्वल टू, तो यहां से ये आ गया कि v dv जो होगा, हर्षित गलत आ रहा है, इट्स p dt डिवाइडेड बाय m, इंटीग्रेट कर दीजिए, v स्क्वायर इज p बाय m इंटू टी, ये तो v आ गया, वेलोसिटी आ गई, इट्स रूट ओवर p बाय m इंटू टी। वैसे आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन खैर सॉल्व कर लेते हैं ना, v इज रूट ओवर p बाय m इंटू टी। आपको डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx बाई डी टी इज रूट ओवर p बाय m इंटू रूट ओवर टी, ये दिया रूट ओवर p बाय m इंटू रूट ओवर टी। तो यहां से आपने dx को लिख दिया, इट्स रूट ओवर p बाय m मल्टीप्लाइड बाय रूट। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, तो ये x आ गया, ये देखिए रूट ओवर p बाय m तो अलग हो गया, अच्छा ये कुछ गड़बड़ दी है इसमें, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे रूट टी को, और यहाँ डी टी आ गया था, तो टी का इंटीग्रल होगा टी टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, इट्स रूट ओवर पी बाय एम टी टू द पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू, तो ये x आया प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर थ्री बाई टू। ये असल में इसने करा गया है, एक जगह आंसर की में c दिया हुआ है, तो बेसिकली उसने शायद वेलोसिटी का आंसर दे दिया है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी बट डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर थ्री बाई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, लेकिन आप में से किसी ने भी ये आंसर रिपोर्ट नहीं किया था। फिर बताइए आया समझ में, तो वेलोसिटी पूछता तो रूट टी था, डिस्प्लेसमेंट है तो टी टू द पावर थ्री बाई टू। ये बता दो ये आया कि नहीं आया। हाँ हर्षित वी स्क्वायर बाई टू होगा, मैं कॉन्स्टेंट्स नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना, इसीलिए मैं कॉन्स्टेंट्स की फिक्र नहीं कर रहा था। तुम देख ही रहोगे मैं लिमिट विमिट कुछ नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैप क्या हो रहा है, एक्स किसके साथ मैप कर रहा है। भाई बताइए क्लियर हुआ ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मित्र, नहीं मित्री,
सी तो नहीं है ना, आंसर इज 3/2, सी है ही नहीं। सी तब होता है जब वेलोसिटी होती, अगर वेलोसिटी होती तो सी होता, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, सी नहीं। चलो अब तो एक आखिरी क्वेश्चन के लिए टाइम बचा है, बस उसे कर लो, फिर थर्सडे को और एक दो क्वेश्चंस पावर पर कर कर मल्टीपली प्रॉब्लम करेंगे। सो एक और क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हैं, कहाँ गया? सो अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is projected at an angle alpha to the horizontal with initial velocity work done by gravity during the time it reach its highest point, it reach its highest point is, भाई चार ऑप्शन गिवन है, एक गिवन है, अब तो यार हो नहीं पाएगा ये, मैं आंसर लिख दूंगा आपको बाय अल्फा। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस mu स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। भाई इसे लिख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं आपको, करेक्ट आंसर डी है, करेक्ट आंसर डी है इसका, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आज इसे यहीं छोड़ेंगे, कल फिर इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे। बाय मित्री। जी जी मेघना, मैं फिर बता दूं, एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, मैंने बताया तो था। क्या अर्षद, ये नंबर है 8287908975। बाय आदिक 08975, इसे लिख लीजिए। बस मेघना इसमें ना 1 घंटे का डिले आता है मैक्सिमम, जब तक आप भेजेंगी और आपके पास आएगा। हाँ हार्दिक। हाँ मैनेजमेंट थर्सडे लेंगे क्लास दोबारा से, तब डिस्कस करेंगे थर्सडे वाली क्लास में।